जून 2006 की बात होगी। जनरल मुशर्रफ का दौर अपने उरूज पे था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली प्रेसिडेंट हाउस जाने की, जहां हमने अपने फॉर्मर चैनल CNBC पाकिस्तान के लिए जनरल मुशर्रफ का एक Q&A रिकॉर्ड कराना था। और कोई मामूली Q&A नहीं था। पाकिस्तान के पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर का एलीट, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई वहाँ जमा था। तो उस इंटरव्यू के दौरान उनसे बहुत सारे सवालात भी हुए। खैर, इंटरव्यू तो जैसे हो सकता था हो गया। उसके बाद जैसे ही हम प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकले तो हमें फ़ौरन मोबाइल्स पे एक खबर मिली। खबर ये थी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के 9 मेंबर बेंच ने पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन को एन्यूल कर दिया था, फारिग कर दिया था उसकी प्राइवेटाइजेशन को। अच्छा, इत्तफाक की बात यह थी कि स्टील मिल खरीदने वाले आरिफ हबीब साहब उस इंटरव्यू की और टाउन हॉल की पहली सफ में बैठे हुए थे। तो उनके चेहरे के जो तासुरात आ रहे थे और जा रहे थे उस फैसले का सुन के, वो भी काबिल दीद थे। लेकिन एनीवे, उस बात को तकरीबन 20 साल गुजर गए और स्टील मिल आज तक प्राइवेटाइज नहीं हो सका। लेकिन बिलाखिर कई दहाइयों की मेहनत और कोशिशों के बाद हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे बहुत से लोग फ्लाइंग एलिफेंट भी कहते हैं या वाइट एलिफेंट भी कहते हैं, वो प्राइवेटाइज हो गया है। उस प्राइवेटाइजेशन का साइज समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारा दफ्तर यहाँ शार फैसल पे है। शार फैसल पे हमारे दफ्तर से कुछ आगे होटल मेट्रोपोल की तरफ अगर आप जाएं तो बाएं हाथ पे एक रीजेंट प्लाजा हुआ करता था, जो पिछले दिनों बिक कर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में, SIUT में तब्दील हो चुका है। वो इस एक होटल को जितने पैसों में बेचा गया था, PIA उससे 4 अरब कम अमाउंट में बेचा गया है। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे, भाई ये क्या बात हुई, इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा एयरलाइन और कहाँ एक होटल शार फैसल का। लेकिन ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को समझने के लिए मैंने हमारे 2 बहुत ही पुराने और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फॉर्मर PIA एम्प्लॉयज़ हैं और बड़ा दिल में दर्द रखते हैं इदारे के लिए, और जब थे उस वक्त भी बड़ा सोचते थे उसके बारे में, उनको एक दफ़ा फिर बुलाया। मेरे साथ मौजूद हैं इरशाद गनी साहब। ही इज़ द फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग, एंड मशहूद भाई, मशहूद ताजवर, जो कि जिनको बहुत सारे इन्होंने ओहदे होल्ड किए थे, लेकिन हम इनको एज ए स्पोक्स पर्सन जानते थे। PIA के बारे में हमें बताते थे वहाँ क्या क्या हो रहा है। जेंटलमैन, वेलकम टू रफ्तार नाउ। थैंक यू। गुड टू हैव यू। थैंक यू। खुशी हुई वापस आ गए। उस पॉडकास्ट से भी बड़ा हंगामा हुआ था है? जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल और नॉन बिजनेस सवाल करूंगा। जब पहली दफा ये आपको खबर मिली, बिक गई, कैसा लगा सुनकर? ये उम्मीद की जा रही थी कि इस दफ़ा सौदा हो जाएगा। ये जिक्र तो होता रहता था। मैंने जब PIA ज्वाइन की थी उस दिन से सुन रहे थे कि PIA बंद हो रही है। मैं 35 साल सर्विस करके रिटायर हो गया, 12 साल और ऊपर गुजर चुके, बंद नहीं हुई। इसी तरह प्राइवेटाइज़ करने की बात भी बार बार होती थी, कई सालों से, दहाइयों से हो रही थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। ये तय नहीं किया जा रहा था कि इसको प्राइवेटाइज़ करने का फ़ायदा है या नहीं है। इस वजह से ये आखिर मामला रुक जाता था। एक सीरियस एफ़र्ट हुआ था, लेकिन वो ऑफ़र इतनी कम थी कि वो रिजेक्ट कर दी गई। अब सेकंड टाइम बहुत सारी चीज़ों को रीअरेंज किया गया, बहुत सारी लायबिलिटीज़ को इधर उधर शफल किया गया और उसके बाद बेहतर पैकेज बनाया गया और उनको बिडर्स के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज़ किया गया, जो एक्सपेक्टेड बिडर्स थे। तो इस दफ़ा लग रहा था कि ये बिक जाएगी और हो गया। तो जो होना था हो गया। महसूस कैसा किया? नहीं, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि हम PIA की बेहतरी चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे PIA चलती रहनी चाहिए, ओनरशिप किसी के भी पास हो, इसको फूलना फलना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, अपनी पास्ट ग्लोरी पे जाना चाहिए, और एज एन एम्प्लॉई, एक्स एम्प्लॉई,
हमारी जो लॉयल्टीज़ हैं वो ये हैं कि जी जो आज सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो, और जो हम रिटायर हो चुके हैं हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों। तो हमें उन वादों से ज़्यादा कंसर्न है जो एज ए रिटायरी हमारे साथ किए गए, और एज ए सर्विंग एम्प्लॉई उनकी फीलिंग्स कुछ डिफरेंट होगी। तो हर सौदे में हर पार्टी की फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो इट डिड नॉट कम एज अ शॉक, इट हैड टू हैपन। अब कौन लेता? एम्प्लॉयज़ ने भी कोशिश की थी लेकिन वो हाफ हार्टेड थी, नहीं चली, जाना तो था। सही बात अगर कहूँ आपसे मैं, तो पहला तो जो एहसास मुझे हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाह रहा था कि ये प्राइवेटाइजेशन के बगैर ही अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। लेकिन फिर जब ये मैंने देखा कि जो ग्रुप इसके अंदर शामिल थे बिडिंग में, तो उससे थोड़ा सा ज़रा वो हल्का हुआ। मतलब है मेरा जो आप समझेंगे दुख समझेंगे या जो भी है, कि चले बड़े ग्रुप्स जो है वो इसके अंदर शामिल हैं और इसको कोई ऐसे ही नहीं किसी के हवाले किया जा रहा। जैसे आरिफ हबीब ग्रुप ने ये ले लिया है और साथ लकी ग्रुप थे, तो दोनों बड़े काबिल एतबार और काबिल फ़ख्र ग्रुप हैं, पाकिस्तान के बड़े बिज़नेस हाउसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर हुआ कि चले कोई नहीं, अगर बिक गई है तो किसी अच्छे हाथों में ही जा रही है। तो मेरी तो यही फीलिंग थी कि मुझे शुरू में तो अच्छा नहीं लगा था, और अभी भी मेरी यही दुआ है, ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने ली है वो इसको, जैसा इरशाद साहब कह रहे थे, वो पास्ट वाला इसका स्टेटस लेकर आएँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि भी ये अब जो है फले फूले, और अगरचे हम लोग रिटायर हो चुके हैं लेकिन हमारी शनाख्त अभी भी PIA से ही होती है। तो अगर इसका नाम अगर रोशन होगा तो डेफिनेटली उसके बेनिफिशियरी हम लोग भी होंगे। इरशाद साहब, उन्होंने कहा कि पास्ट ग्लोरी, इस बारे में तो आपकी राय एक दफ़ा पहले हम पूछी थी, तो आपने कहा था भाई पास्ट में भी कोई ग्लोरी अकेले दौड़ रहे थे तो उसमें नंबर 1 आ रहे थे, हालात उतने अच्छे नहीं थे जितने शायद हमें दिखाए गए थे। खैर वो ज़माना तो गुजर गया, और फ्यूचर ग्लोरी के ऊपर भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपका ओपिनियन अबाउट द डील। होल्डको में जो पैसे पार्क किए गए हैं, जो लायबिलिटीज़ ले ली गई हैं, फिर ये जो एक्चुअल 10 बिलियन रुपीस की डील हुई है, 135 का है लेकिन एक्चुअल कैश तो 10 बिलियन है, इसके बारे में आपको पहले मैं पास्ट ग्लोरी की बात करूँगा। अच्छा। उस वक्त जो बात हुई थी वो थी ग्लोरी ऑफ 60s, 70s, 80s। उसके बाद भी अच्छा पीरियड गुजरा है। PIA की हिस्ट्री का हाईएस्ट रेवेन्यू 2011 में हुआ था 116.5 बिलियन रुपीस। डॉलर्स में उसको कन्वर्ट करें तो जो आज रेवेन्यू है डॉलर्स में वो उससे दुगना था। ठीक है। तो वो पीरियड भी ग्लोरियस था। अगर उसको कंटिन्यू किया जाता तो आज हम कहाँ होते, उसको मेंटेन भी किया जाता तो आज जो प्रेजेंट रेवेन्यू है इससे डबल होता। रेवेन्यू गिरने के ठीक है रीजंस है, यूरोपियन फ्लाइट्स बंद हुई लेकिन वो भी अपनी कोताही से बंद हुई। बिल्कुल ठीक। तो पास्ट ग्लोरी की तो मैं यहीं तक बात करूँगा। अब आपने बात की डील की। देखिए डील को हर आदमी अपने एंगल से देखता है, हर पार्टी अपने एंगल से देखती है। एक सेलर है, एक परचेज़र है, एक एम्प्लॉयज़ ग्रुप है और एक जनरल पब्लिक है। जो अभी तक बताया गया है कि जी तकरीबन 7.5% तकरीबन 10 बिलियन बनता है, ये तो चला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। बाकी जो है 92.5% ये री इन्वेस्ट होगा। इसके बाद PIA के पास, PIA होल्डको के पास 25% शेयर रह जाते हैं। ठीक है। उनकी मालियत अगर इसी रेट पे देखी जाए जिस पे इन्होंने बिड की है, वो 45 बिलियन रुपीस के हैं। ठीक है। तो उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू होल्डको गेट्स 45 प्लस 10 55 बिलियन। वो होगा इसका फाइनल, वो नेट फ़ायदा होगा, कैश मिलेगा उनको। जी हाँ। और जो हर साल ब्लीडिंग होती थी बजट की, 5-10 बिलियन रुपया डालना पड़ता था, ज़्यादा, वो रुक गया। ठीक है। तो ये डील उस लिहाज से भी अच्छी है। अब बात यह है कि इसमें कंट्रोल्स क्या हैं, चेक्स क्या हैं, एश्योरेंसेस क्या हैं। लेट्स डील विद दैट वन बाय वन। जी जी।
सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जितनी लाइबिलिटीज़ खड़ी हुई थी उसको क्लीन कर दिया गया। सिर्फ कोई 30 बिलियन प्लस की कोई टैक्स की लाइबिलिटी है एक, वो उनके हवाले की गई है। डेफर्ड टैक्स है कोई 30-40 अरब रुपए का। उसके अलावा सारी लाइबिलिटीज़ क्लीन कर दी है बैलेंस शीट। तो एक तो और वो सारी फिर वो होल्डको के पास चली गई हैं तकरीबन 650-700 अरब रुपए की, जिसका इम्पैक्ट टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा है या आएगा, जैसे भी होगा उसके बारे में आपसे बात करूँगा। दूसरा ये कि दोनों जो बड़े उनकी प्रॉपर्टीज़ थी पीआईए की, वो इसका हिस्सा नहीं है, जिसका बहुत बात होती थी। रूजवेल्ट स्क्राइब होटल पेरिस का, रूजवेल्ट होटल। तो मोटी मोटी एम्प्लॉयज़ को 1 साल तक फायर नहीं किया जा सकेगा, किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकते 1 साल तक। और जहाज़ मिले हैं, लैंडिंग जो परमिट्स होते हैं वो दिए गए हैं, राउट्स बिके हैं और स्टाफ दिया गया है। ये चीज़ें गई हैं इसमें। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई 192 बिलियन के एसेट्स आज भी हैं पीआईए के। ठीक है। वो जहाज़ों की फॉर्म में हो, वो ग्राउंड इक्विपमेंट की फॉर्म में हो, 192 बिलियन वर्थ है उनकी। और कोई 180 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें ऑयल कंपनी, सीए वगैरह और कुछ लीज़ के जो जहाज़ लीज़ पे लिए हुए हैं। नेट फिर भी पीआईए की वैल्यू बनती है 5-6 बिलियन, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, ठीक क्योंकि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ निकाल के। तो आरिफ हबीब साहब ने 135 बिलियन में 6 बिलियन ख़रीदे हैं, अगर देखा जाए उसकी वर्थ 6 बिलियन है। लेकिन ये 6 बिलियन को इस तरह काउंट नहीं करना चाहिए। इस पूरे प्लान को बनाने में इन्होंने कंसल्टेंट्स हायर किए थे, अर्नेस्ट एंड यंग, EY। उन्होंने इस प्लान बनाने के 4 बिलियन रुपए लिए हैं। वाओ। ये कॉस्ट है एक्सपर्टीज़ की। जी। आरिफ हबीब साहब ने एक चलता इदारा लिया है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, हर जगह उनका टेबल कुर्सी लगा हुआ है, दफ्तर बने हुए हैं और उनके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, प्लस इंटरनेशनल लैंडिंग राइट्स हैं। कोई नई एयरलाइन अगर वो खोलते तो उसे कम से कम 1 साल वो ऑपरेट करते, फिर उनको परमिशन मिलती इंटरनेशनल ऑपरेशंस की। यहाँ डे 1 से उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन उनको अलाउड है। जहाँ तक आपने कहा कि 7 राउट्स बिके, नहीं, जो राउट होता है वो किसी एयरलाइन की प्रॉपर्टी नहीं होता। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्री करती है विद अनदर गवर्नमेंट फॉर द एयरलाइंस ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द एयरलाइंस ऑफ द अदर कंट्री। बायलैटरल में ये एक्सचेंज किए जाते हैं। इट कैन बी असाइंड और गिवन टू एनी एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, एक राइट यूँ बन जाता है या ओनरशिप यूँ हो जाती है कि हम वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, पीआईए वहाँ ऑपरेट कर रही है, तो इससे पहले कि कोई और वहाँ ऑपरेट करे, फर्स्ट राइट पीआईए का रहता है। उसमें अब ये है कि पुराने एग्रीमेंट्स होते थे, उसमें एक ही एयरलाइन होती थी पाकिस्तान की और एक ही एयरलाइन होती थी दूसरे मुल्क की, नेशनल कैरियर, और वो एक एयरलाइन को इजाज़त मिलती थी। अब जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें मल्टी एयरलाइन डेजिग्नेशंस अलाउड है। अब सऊदी अरब कौन कौन जा रहा है पीआईए के अलावा, वहाँ से कौन कौन आ रहा है, तो 3-3, 4-4 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू किंगडम, और वहाँ से भी आ रही हैं। तो वो भी एक जो कहें कि उसकी वैल्यू थी वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो किसी को भी मिल सकता है। आज अगर एयर ब्लू चाहे कि जी हमने पेरिस जाना है और पेरिस में अगर 7 फ्लाइटें हफ्ते में अलाउड हैं, वो कहेंगे जी 4 आप कर लें। तो लैंडिंग स्लॉट्स क्या होते हैं फिर? लैंडिंग स्लॉट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। लैंडिंग स्लॉट सिर्फ यूके में है। हीथ्रो एयरपोर्ट पे लिमिटेड स्लॉट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रश है। बहुत ज़्यादा है। तो वो जो स्लॉट्स हैं, जिस तरह क्लब्स की मेंबरशिप होती है, आप वो बेच सकते हैं। तो पीआईए के पास है वो 10 स्लॉट पीआईए के हैं वहाँ पे। वाओ। 10 वीक। अ वीक, ठीक। उन 10 स्लॉट्स को इस दौरान में जब ये बैन लगा हुआ था, पीआईए ने लीज आउट किया हुआ था, दूसरे मुल्कों की एयरलाइंस ऑपरेट करती रही है, टर्किश ऑपरेट करती रही है, सऊदीया करती रही है, वो अब वापस ले लेंगे। तो वो एक एडवांटेज है, लेकिन वो इतना बड़ा एडवांटेज भी नहीं है। आप हीथ्रो ना जाए, गेटविक चले जाए, ठीक है, स्टैंस्टेड चले जाएं, स्टैंस्टेड चले जाए। तो एक सवाल जो दिमाग में आपकी बात सुन के आ रहा है, प्लान का हिस्सा नहीं था लेकिन आ गया, कि 135 अरब में आरिफ हबीब ने ये चीज़ें खरीदी हैं। अगर एक शख्स आज पाकिस्तान में एक नई, जैसे फ्लाई जिना खुली थी या सियाल खुली थी या
दूसरे सरीन थी। कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अगर यही 18 जहाज़ों के साथ 15 जहाज़ों के साथ, जैसे पीआईए का फ्लीट है अभी एग्जिस्टिंग है तो 35 लेकिन ऑपरेशनल 18 या 15 है, इन 1.5 दर्जन जहाज़ों के साथ अगर मैं एक एयरलाइन शुरू करना चाहूँ, अगर मुझे ये खपत हो जाए कि मैं अपने पैसे बहाना चाहता हूँ, तो मुझे कितने पैसे बहाने पड़ेंगे? अगर आप मिलियनर बनना चाहें तो एयरलाइन का खप तब होगा ना। तो किसी ने कहा था जी बड़ा आसान है, मैं बिलियनर था, मैंने एयरलाइन खोल ली, मैं मिलियनर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आपको भी ऐसा शौक है और ऐसा तो पैसा कितने है, बिलियंस चाहिए? देखिए मुझे सही वैल्यू नहीं पता, कुछ फिजिबिलिटीज़ बनाई गई थी, वो भी आज से 7-8 साल पहले। क्या है रफ? मैं एविएशन बिजनेस कंसल्टेंट्स के तौर पे भी ऑपरेट करता हूँ। जी जी। और हमने कुछ पाकिस्तान में एयरलाइंस की फिजिबिलिटी बनाई है, बाहर की एक एयरलाइन के लिए भी बनाई। उस ज़माने में 7-8 ईयर्स बैक 3 जहाज़ों के साथ ऑपरेट करने के लिए $15 मिलियन चाहिए थे। लीज्ड एयरक्राफ्ट, 150 रुपए का लीज्ड एयरक्राफ्ट के साथ, ठीक है, 3 के साथ। 3 के साथ, क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3। तो 3 कितने हो गई? मतलब अगर जमाने, अच्छा डॉलर अगर आज के टाइम में लगाएंगे ना हम, तो डॉलर, ये मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये तकरीबन 4 अरब रुपए में 3 जहाज, 3 जहाज़ों से आप शुरू करते हैं। 4-4.5 अरब रुपए में। तो आज जाहिर है आप 15 जहाज़ों 18 जहाज़ों की बात कर रहे हैं, और फिर आप 20 से 25 अरब रुपए अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। पैसा बहुत चाहिए, फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगता है। आप पहले दिन 18 जहाज़ ऑपरेट नहीं कर सकते, और पहले दिन सारी स्टेशंस नहीं खोल सकते, लीड करते हैं आप, जबकि यहाँ ये एडवांटेज है, रनिंग है, ठीक है, कि एक रनिंग चीज़ है और आपके पास कोई जहाँ जाना चाहें आप मुँह उठा के जा सकते हैं, कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, रीस्टार्ट करेंगे ऑपरेशन। यूके भी अब खुल चुका है, यूके भी खुल चुका है, यूरोप भी खुल चुका है, यूरोप भी खुल चुका है, यूके भी खुल चुका है। ओके, सो एक तो ये हमने अभी थोड़ा डिस्कस कर लिया कि क्या क्या शामिल है। अब इससे पहले कि हम ज़रा इसी पीआईए के बारे में बात करें, ज़रा जो छोड़ के चली गई पीआईए अपने एसेट्स भी और लायबिलिटीज़ भी होल्डको के अंदर, उनके बारे में तो आप उसको किस तरह देख रहे हैं? आप 700 अरब रुपए मेरे और आपके सर पे आ गए, और चलिए सर आपने तो पीआईए में काम भी किया है, हम तो कभी कोई फ़ायदा भी नहीं उठाया पीआईए से, हमें नहीं, हम अपने सर पे लेने को तैयार हैं अपना हिस्सा। जब 600 या 700 बिलियन की लायबिलिटी होल्डको पे ट्रांसफ़र की गई है, उसके साथ एसेट्स भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसमें न्यूयॉर्क का होटल रूजवेल्ट, पेरिस का होटल, 3-4 प्रॉपर्टीज़ और हैं जो पीआईए ओन करता था आउटसाइड द कंट्री। अच्छा जी, मुल्क के अंदर 34 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं जो होल्डको के हवाले की गई हैं। ओके, आपने अभी बताया था कि इंडस होटल 135 बिलियन से ज़्यादा पे बिका है। रीजेंट प्लाजा 14 अरब का। हमारे पास लाहौर वापडा के बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग है, पीआईए का ऑफिस है, असेंबली के सामने। मरी रोड, अपना मेन रोड पे इस्लामाबाद पेशावर में, मेन रोड पे रावलपिंडी में, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ सदर में। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं कोयटा में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, ये सारी पीआईए की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये नहीं गई हैं, ये होल्डको को गई हैं। ओके, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आरिफ हबीब साहब के हवाले नहीं की गई। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ की वर्थ क्या है? ओके, जो ट्रांजैक्शन में लिखा है कि उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया गया है। बुक वैल्यू यूँ होती है कि मैं जब पीआईए में था, मुझे एक गाड़ी मिली, हर साल डेप्रिशिएट होती है, 5 साल बाद वो 1 रुपये की रह जाती है। ठीक है, 5 साल बाद अगर वो मुझे मिलती है तो 1 रुपये में मैं उसका मालिक हो जाता हूँ। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपया नहीं होती, ठीक है। वो उस वक्त भी जो करोला थी 12-15 लाख की बिक जाती। तो इसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया गया है, इसकी असेसमेंट नहीं की गई ट्रांसफ़र करते वक्त। वो कोई कानून में प्रोविज़न है कि अगर दोनों तरफ ओनर एक ही हो तो इस तरह कर सकते हैं। तो उसको असेस किया जाए कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। पूरी प्रॉपर्टी 34 प्रॉपर्टीज़, जिसमें बहुत सारे ओपन प्लॉट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कराची में हॉस्पिटल की जगह है, क्वार्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स के लिए जगह है, इवन इन गिलगित वहाँ 2 एकड़ का प्लॉट है शायद। तो वो सारे
उनके हवाले किए गए हैं। अब ये देखना है कि एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ एंड रिजल्ट क्या आता है। आपके ख्याल से क्या वैल्यूएशन होगी? जैसे रूजवेल्ट होटल है, मतलब इट्स रूजवेल्ट- जबरदस्त जगह पे है रूजवेल्ट होटल। मैं रूजवेल्ट देखा, मैं की- रो गया मैं जी, जब जी। मैं उस जगह को मैंने देखा। कुछ साल पहले जो उसकी लगाई गई थी तो वो तकरीबन कोई 1 से 1.25 बिलियन डॉलर की थी। अब आई एम श्योर कि ये $1.5 बिलियन की कम से कम वो जगह होनी कि चाहिए। यही अकेला कोई 400-450 अरब रुपए है। और तो तकरीबन 700 में से 400 $500 पूरा हो गया ना उसकी जी। आपका जो है जो पेरिस का होटल है Scribe, वो मुझे उसने नहीं पता वो कैसी, वो भी कोई वो भी हिंदी- तकरीबन $500 मिलियन का रफली या सही है। $400 मिलियन का हाँ। इतना है वो। ठीक है। तो ये तो है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि भाई वो होल्डको की प्रॉपर्टीज़ हैं वो, तो अब जो PIACL जब ऑपरेट करेगी तो वो प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रही है, क्या उनकी कोई Rental वगैरह देंगी PIA होल्डिंग को? देना चाहिए। PIACL आज उसमें टेनेंट है। बिल्कुल ठीक। ठीक क्योंकि है। आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि ये होल्डको पे वो सारी लाइबिलिटीज आ गई हैं, वो सब चीज़ें हो रियल गई एस्टेट हैं। कोई नहीं गई है, Real estate कोई नहीं गई। Yeah. एम्प्लॉइज गए हैं, एयरलाइन गई है, जी। जहाज गए हैं, और लैंडिंग स्लॉट्स गए हैं, और रूट्स गए बल्कि इसमें एक और अच्छा काम किया उन्होंने PIACL के लिए कि जितने रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे हाँ। उनका बर्डन भी नहीं गया। उनका भी बर्डन नहीं गया, वो मेडिकल भी हमारे Exactly. इधर आ गया। तो इसलिए जो नई एयरलाइन आपकी बनी है वो इट इज़ मोर देन विन विन। क्योंकि जिस तरह के आपको पता है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब PIA अपनी फॉर्म में चल रही थी बिफोर प्राइवेटाइजेशन, तो तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन रुपीस का पर मंथ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते थे। ये Bleeding जो थी। लाइबिलिटीज की जो हम पेमेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक। लोन्स वगैरह की। बाकी अब चूंकि वो तो हो गया 0-0, और जिस तरह भी आप जब हम शुरू करने से पहले आप देख रहे थे कि जी 2 बिलियन का नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट आया, तो ये बेसिकली वही ही नेट प्रॉफिट था जो कि पहले PIA जो थी वो अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में दे रही थी। तो फरहान साहब, ये तो यानी डे 1 से ही आपका जो है वो प्रॉफिट आपका शुरू हो सकता है, और बल्कि शुरू हो चुका हुआ है। और अब देखें कि आगे जाके किस तरह इसको खरीदने वाले के लिए फायदे का सौदा है। ग्रेट, हमारे लिए भी फायदे का है, क्योंकि वो जो एक ब्लीडिंग थी साल की 20-25 हुकूमत के लिए भी फायदा, जो उन्होंने अच्छा, कहा विन विन इसमें मैं सिचुएशन है। थोड़ा सा इट जरा- मेक्स यू आई एम सॉरी, इट मेक्स यू, आपसे एक सवाल उठता है कि फिर इतना शोर होगा क्यों था? ये पहले हो जाता, ये 800 अरब रुपए नहीं जमा होते, तो फिर ये जो पेरिस होटल है, ये जो भी आप बोल रहे हैं, इससे हमको कोई 2-3 अरब डॉलर का फायदा ही हो जाता। एनीवे, जो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है देख के कि इवन यू गाइज think it's a good deal for the country, it's a good deal for Arif Habib, but it is also a good deal for Pakistan. मकसद मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स अ गुड डील फॉर द कंट्री। अच्छा, उसकी वजह यह है कि PIA बहुत सारे काम हुकूमत के करती थी, बीइंग द नेशनल कैरियर, बीइंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वी लॉस्ट 3 or 4 एयरप्लेन्स ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी लॉजिस्टिक्स का काम किया जो मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो अब वो कौन करेगा? आप प्राइवेट ओनर को फोर्स नहीं कर सकते। उन कामों के लिए आप कोई फ्लीट मेंटेन करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो कौम का एक तरह से नुकसान भी हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का फ़ायदा हो गया कि उनके जेब से पैसे नहीं जा रहे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कौम नहीं है। कौम का अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि एक तरह से नुकसान हुआ। ओके ओके। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जरा फरहान साहब जरा शायद मेरी आप रहनुमाई करेंगे। ये जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं 600 बिलियन का, 700 बिलियन का, ये पाइल अप होते रहे जो भी है, बेसिकली दीज वर नॉट ग्रांट्स, नहीं, ये लोन्स थे, और PIA इसीलिए तो pile up हो गए। जी पे करता रहता था इसको। लेकिन वो PIA ने मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की थी गवर्नमेंट से, और बल्कि वो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में भी ये हुआ था, उन्होंने शायद इसको अप्रूव भी किया था कि अगर 5 साल के लिए या 10 साल के लिए PIA के जो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं ये गवर्नमेंट बर्दाश्त कर ले, पार कर ले, और जब PIA दोबारा स्टेबल हो जाती है फाइनेंशियली तो ये पेमेंट हो जाएगी। तो ये बात तो मलिक साहब आज से 10 साल पहले की है, जो ये अभी आप सब फरमा रहे हैं ना कि वो उन्होंने वहाँ
डाल दिया है। यही बात तो पीआई की मैनेजमेंट हमेशा से हो रही थी, हमेशा से कर रही वो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई हमसे नहीं नहीं, होता। अगर अमेरिका होता तो चैप्टर 10 के तहत बैंक्रप्सी फाइल कर देते, आपके सारे ये पेमेंट्स रुक जाती टिल यू रिकवर। ठीक, जो ये बात कर रहे हैं सही, वहाँ यही होता है ठीक है। कि आपने चैप्टर 10 के तहत फाइल कर देखिए दिया। ब्रीथिंग स्पेस पहले भी दिया सकता था, Absolutely. लेकिन चले लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड थोड़ा सा। अब आरिफ हबीब भाई के शूज में उतरते हैं। बड़ा महंगे जूते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उतरे। बड़े काबिल जूते हैं और बड़े महंगे जूते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उसमें जूतों को पहनते हैं हम आरिफ हबीब साहब के। 15-16 जहाज, 30-40 लाख पैसेंजर्स अ ईयर। चले नेट जीरो ही है, अगर आप समझ लें, नुकसान नहीं है तो कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। 10,000 एम्प्लॉयज़ कमोबेश कॉन्ट्रैक्ट के, नहीं परमानेंट 7,000 हैं, 3,000 कॉन्ट्रैक्चुअल भी तो है ना। 10,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। उनकी लायबिलिटी पहले वो है, वो मतलब अब जब से डील होगी तो उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी लायबिलिटीज, आई डोंट नो क्या है। बुनियादी तौर पे इस वक्त पीआईए का एम्प्लॉई टू एयरक्राफ्ट रेशियो इज़ 1 to 400 कमोबेश, एम आई राइट? ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है 200, 150, 200, 150, 250, इस तरह कि 250 एम्प्लॉयज़ पे एक जहाज़ होता है। अब अगर आप आरिफ हबीब होंगे तो आप क्या करेंगे? आप जहाज़ बढ़ा के इसको डबल करके इसको 200 पे लाएंगे, या एम्प्लॉयज़ आधे कर देंगे और इसको वायबल रखेंगे? ये रेशियो मीनिंगलेस है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसकी वजह ये है कि दूसरी एयरलाइंस बहुत सारा काम आउटसोर्स करती हैं। इंजन ओवरहॉल शॉप उनकी अपनी नहीं होती, लैंडिंग गियर शॉप उनकी अपनी नहीं होती, फ्लाइट किचन उनका अपना नहीं होता, सिक्योरिटी उनकी अपनी नहीं होती, मेडिकल उनका अपना नहीं होता, प्रिंटिंग प्रेस उनका अपना नहीं होता, ग्राउंड हैंडलिंग एक बहुत बड़ा वो है डिपार्टमेंट, वो उनका अपना नहीं होता। एमिरेट्स दुबई में उनकी ग्राउंड हैंडलिंग कौन करता है? दनाता। दनाता इज़ अ डिफरेंट एजेंसी। तो दनाता को वो पे करते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ एमिरेट्स के एम्प्लॉई नहीं गिने जाते। ये मैं पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम ये जो फिगर है ना, बड़ी गलत परसेप्शन हो गई है। अगर फ्लाइट किचन के डिश वॉशर से लेकर शेफ़ तक माइनस कर दिए जाए, अगर ग्राउंड हैंडलिंग के रैंप पे जो बंदा लोडर भी पीआईए के खाते में है, लोडर से लेके जो काउंटर के ऊपर स्टाफ खड़ा है वहाँ तक सबको माइनस कर दिया जाए। ऑल पीआईए नीड्स इज़ अ सुपरवाइज़र, अ मैनेजर, और बाकी हैंडलिंग एजेंसी काम कर रही है, आप उनको देख रहे हैं, ये सारा स्टाफ माइनस हो जाएगा। मेंटेनेंस में टायर शॉप, हाइड्रोलिक शॉप, फलानी शॉप, ये सारा स्टाफ माइनस हो जाएगा, बट यू विल बी पेइंग फॉर दोज फैसिलिटीज़। हमने अब ये चेक करना है कि वो पेमेंट ज़्यादा है या इनकी सैलरी ज़्यादा है। पीआईए तजर्बा कर चुकी। हमने अपना फ्लाइट किचन आउटसोर्स किया था, सेट्स, सिंगापुर टर्मिनल सर्विसेज, क्या है, एयरलाइन टर्मिनल सर्विसेज, एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज, वो हमें महंगा पड़ रहा था। ग्राउंड हैंडलिंग भी की गई, बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा जी पीआईए को ये कॉस्ट पड़ रहा है 1 करोड़ का। उन्होंने कहा जी इसको डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ लैंडिंग्स, और उस पर निकाल दिया। उन्होंने कहा जी $250 कॉस्ट आती है, पीआईए से 270 चार्ज कर लो। तो पीआईए एंडेड अप पेइंग मोर। सेम पीपल, सेम स्टाफ, 2 चाइनीज़ आके बैठ गए सिंगापुर से, और वो मैनेज करने लगे और अपना पैसा बनाने लगे। तो इसको वे करना चाहिए आरिफ हबीब साहब को कि इसको रिटेन करने में फ़ायदा है या नहीं है। इसके स्पेशल बिजनेस यूनिट्स बना देने चाहिए पीआईए की ओनरशिप में ही। ग्राउंड हैंडलिंग को आप अलहदा कर दें, उनको एक बजट दें कि ये आपकी सैलरीज़ हैं, ये हम इतना खर्च कर रहे थे आपके ऊपर, इससे 10% ज़्यादा आपको दे रहे हैं, आप अपने आप को मैनेज करें। अगर उनको नया इक्विपमेंट चाहिए तो जैसे यहाँ पे इक्विटी आई है पीआईए में 125 बिलियन की आ रही है, और आरिफ हबीब भी डालेंगे, इसी तरह उनको भी कुछ दे दिया जाएगा जी, वन टाइम हम आपको ये दे रहे हैं, आप ऑब्सोलीट इक्विपमेंट को चेंज करें और आप अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें, एंड देन यू आर ऑन योर ओन। आपका बजट अलहदा होगा, आप हमें कमा के देंगे। कराची एयरपोर्ट पे कोई 10 एयरलाइंस थी जिनको पीआईए हैंडल करती थी, अब मेरा ख्याल कोई नहीं है। वो हैंडलिंग, वो जो एक इदारा होगा, जिम्मेदार लोग होंगे, तो वो धंधा पकड़ेगा। वो धंधा पकड़ेंगे, वो कोशिश करेंगे कि हमें ये बिजनेस मिले, और वो मिलेगा। फ्लाइट किचन है, अब फ्लाइट किचन इज़ नो डाउट एन ओल्ड किचन, लेकिन इट्स स्टिल मॉडर्न एज कम्पेयर टू दी
kitchens outside in Karachi or in Islamabad. ठीक, किसने कहा कि ये सिर्फ खाना बनाए तो जहाज़ों पे ही दे, आप बिजनेस जनरेट करें, क्यों नहीं करते? एक ज़माने में होता भी था ये का फ्लाइट किचन, बाहर भी अपने वो कन्फेक्शनरी आइटम देते थे वो। तो बाय द वे आई लाइक द फूड। वो बिजनेस यूनिट बन जाए और वो कमाए, उनको कहें कि जी आपका खर्चा जो है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अब आपने इसके ऊपर कमा के हमें देना है, वरना आप सर्वाइव नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल आई एम तो सॉरी रेशो आउट हो जाएगी ना। मैं समझ गया। लेकिन ये तो वो कभी कभी वो कहते हैं ना कि ये 80-20 रूल होता है ना कि 20% रीजंस कॉज 80% प्रॉब्लम्स, या 20% कॉजेज गिव 80% बेनिफिट्स। ठीक, व्हाट इज द एलिफेंट इन द रूम राइट नाउ? मतलब जो शाहिद अली हबीब हैं, आरिफ हबीब के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम 18 जहाज़ तो फ़ौरन ऐड करने वाले हैं, मतलब यू विल टेक इट अप टू 36। तो ये उसी पैकेज का हिस्सा है जो वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और हम दिस शुड बी लुकिंग टू, जब आप 2011 साल की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम जो भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया था, उसमें आपके पास पैसेंजर्स कितने फ्लाई किए थे उस साल? ऑलमोस्ट 6 मिलियन। 6 मिलियन पैसेंजर्स पे वो नंबर आया था, और इस वक्त ये कोई 38-40 लाख है। अब इस वक्त 38-40 है, 3.84 मिलियन। 3.84 मिलियन। सो टू टेक इट अप, सबसे एलिफेंट इन द रूम क्या होगा? एक कॉस्ट कटिंग के हिसाब से ही बताइए, जो चीज पीआईए को फायदा पहुंचाएगी, और रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। दोनों आप दोनों को मैं जरा इसमें जो है वो एक चीज़ शाह साहब लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, वो ये था कि अभी आप वो पर एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे थे। जिस तरह के जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं, जिन एयरलाइंस की आप एग्जांपल ले रहे हैं 100 और 100, उसमें होता क्या है कि सिर्फ पायलट्स, कैबिन क्रू, दैट्स इट, इंजीनियर्स कुछ, और कुछ इंजीनियर्स या कुछ एडमिन के इधर उधर लोग होंगे। उनका जो पे रोल है एम्प्लॉइज़ का, वो तकरीबन 30 या 25% के इर्द-गिर्द होता है। यहाँ पीआईए में आप 10% भी नहीं दे रहे, चाहे भले से एम्प्लॉई 1000 पर एयरक्राफ्ट ही हो, लेकिन आप उनको दे क्या रहे हैं? अजीब। they're not costing। तो इसलिए Okay, I think you have said that before। जी। यानी कि एम्प्लॉइज को बड़ा हेडेक नहीं है। कोई बड़ा Yes। हेडेक नहीं So है। क्या है बड़ा हेडेक? बड़ा हेडेक पुराने जो कर्जे लिए हुए हैं सर, उनकी अदायगी कर्जे क्यों लिए गए? वो तो अब चले गए वो तो ना। अब चले गए ना। अब अब क्या चले है? गए। अब क्या है? देखिए, अब इस फ्रेश बैलेंस शीट में इसमें कुछ नहीं है। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए जो काम करने वाले हैं उनकी, और छांटी होनी चाहिए जो काम नहीं करते। रिवॉर्ड भी हो और स्ट्रिक्ट भी हो, पनिश भी हो। एक साल तो मजबूरी है। आई एम श्योर जो एम्प्लॉइज़ परेशान हैं इस चेंज से, वो एम्प्लॉइज़ हैं जो काम नहीं करते। 400 होंगे, 500 होंगे, 300 होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, इट्स फॉर आरिफ हबीब साहब टू जज। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स तो बहुत है सर। सब होती हैं, ऐसे लोग भी हैं। इजाज हारून साहब आए थे आपकी पॉडकास्ट के बाद, आपको आपने देखी होगी जी, जी। पॉडकास्ट, उन्होंने क्या क्या कहानियां सुनाई थी सर। लेकिन इसमें मैं ये चाहूँगा, मतलब नहीं मतलब मेरी पोजीशन तो नहीं कि मैं आरिफ हबीब टाइप लोगों को मशवरा दूँ, ज़ाहिर बड़े लोग हैं वो। एक तजुर्बा किया था बाजी में हम लोगों ने, जिस अभी इन्होंने इसकी तरफ इशारा किया था, वो पॉलिटिकल की तरफ। हम लोगों ने एक फॉरेनर को एज ए MD CEO रखा था। जी, जी, उसका। जी। ठीक है जी, वो ठीक है, मामला पोलिटिसाइज हो गया, उस बेचारे को जाना पड़ा जिस तरह भी हुआ। लेकिन अगर जिस तरह के आप बात करते हैं एमिरेट्स की, इत्तेहाद की और एयरलाइन की, इनके सब जो CEOs हैं और जो मेन जो इनके डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, एंड दे आर प्रूवन एविएशन पीपल। अगर आप किसी फॉरेनर को रखेंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे वो कि भी किस तरह वो होगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसे बंदे को जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट हो, नॉट नेसेसरली फ्रॉम के पाकिस्तान से ही हो, बाहर से भी आप ले सकते हैं। उसका एक फ़ायदा आपको ये होगा, फरहान साहब, आपका मसले हल हो जाएंगे। वो अगर कोई फॉरेनर अगर इधर होगा जो एविएशन एक्सपर्ट है, ना वो किसी का खानू होगा, ना किसी का बहनोई होगा, ना किसी का चाचा मामू ससुर होगा, और आपका काम अच्छा चलेगा। जिस तरह मुझे याद है, वो जब जर्मन CEO था, वो टोटल मीटिंग करता था सुबह बमुश्किल 10 से 15 मिनट की। ना चाय होती थी, ना वहाँ बैठने के लिए कुछ ज़्यादा एहतमाम होते थे, और 15 मिनट के अंदर सारी ब्रीफिंग ख़त्म और लोग काम पे लग जाते थे। मैं बाकी मामलों की तरफ नहीं जाना चाह रहा कि जिस तरह उसको पोलिटिसाइज किया गया, मीडिया में गलत वो हुआ, लेकिन ये भी एक तजुर्बा किया जा सकता है। ठीक है।
इससे आपकी एयरलाइन की रेटिंग बाहर के मुल्कों में और अच्छी हो जाएगी। जब Professionally आप run बाहर होगी। जाके कोशिश करते हैं कि जी हम बाहरी कंपनियों के सीईओ बन जाएं और ये हो जाएं, तो आप बाहर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। साजवा साहब, एक फ़र्क है इसमें। जी आपने जो एग्जांपल दी, या आपने जो एग्जांपल दी, आपने गल्फ कंट्रीज़ की एग्जांपल दी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी अरब्स एंड द विजर्ट्स दे हैव, वहाँ एक ज़रूरत थी बाहर से आदमी लाने की, ठीक है। जबकि यहाँ हम मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं और हमने मुख्तलिफ फील्ड्स में, मैं सिर्फ एयरलाइन की बात नहीं कर रहा, लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। तो हर चीज़ गोरे के उस पर नहीं, जाने के वो बजाय उस तरफ उनकी नहीं मजबूरी है, उनकी मजबूरी थी, ठीक है। उस तरफ नहीं जा रहा मैं, और लेकिन हमारी ये मजबूरी नहीं है। लोकल्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल है, अवेलेबल हैं। कौन है? सब बहुत सारे लोग हैं, चंद ठीक नाम। है। मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो जिसका नाम नहीं लूँगा वो मेरा नहीं, दुश्मन हो मैं, जाएगा। नहीं, ये कोई बात ठीक है? नहीं सर, करें नाम लेना, बोले ना कि सर ये these are the few names that can easily take PIA forward। मैं जो इशारा कर रहा था वो ये कर रहा था, जैसा फरहान साहब ने कहा, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फ्री वाले Yes। माहौल के देखिए, कुछ अरसे के लिए ट्राई कर लें। अभी भी काफी लोग ब्रिटिश दौर को याद करते हैं। नहीं, आपकी बात मानी मैंने। सॉरी, मतलब मैं इस पे थोड़ा सा मैं अपना व्यू पॉइंट दूं, कंपलसरी नहीं कर रहा, अपना व्यू लेकिन पॉइंट मैं दूं। कह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑफ सर पाकिस्तान आप क्रिकेट अब्रॉड। में क्यों बाहर के कोच लाते रहते हैं? इसीलिए लाते हैं। नहीं लाने चाहिए, ओके, नहीं Result लाने नहीं आ रहे। चाहिए। क्या रिजल्ट आया, ठीक है। अभी जो ये आप- प्राइवेटाइजेशन हुई है सर, इसमें सारे एक्सपर्ट तो बाहर की थे। जी नहीं, अभी ये सीबरी जो इन्होंने आरिफ हबीब साहब ने आरिफ किया है, हबीब साहब ने फॉरेनर्स को लिया था एज कंसल्टेंट, दूसरों ने भी लिया था। ये काम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों ने किया है। ये जो पूरी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई है, जी, जी। असेसमेंट की है, दिस इज ऑल डन बाय पाकिस्तानीज अंडर एन इंटरनेशनल बैनर, जी, जी। EY। तो यहाँ हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। उसका गोरे को लाने का फायदा भी है, होने की नुकसान बात भी नहीं हो है। रही सर। सर, फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उसको इस माहौल का नहीं पता। हम एक गोरा लेके आए, रिचर्ड बेट, जी जी उसका काम था फ्लाइट सर्विस को इम्प्रूव करना और फूड सर्विस को इम्प्रूव करना। उसने कहा जी कि आप को एक प्लेट सर्व की जाएगी, आप अपनी चॉइस दे देंगे और आपको एक तैयार प्लेट गैली से आएगी। अब पाकिस्तानी इस तरह नहीं खाता। पाकिस्तानी ने चावल डालने हैं, उसके ऊपर दाल भी डालनी है, उसके ऊपर कौरमा भी डालना है। मैं बिज़नेस क्लास की या फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर रायता भी डालना है, साइड पर उसने 2 कबाब भी रखने हैं। उसको जो हमारे उस वक्त DMD थे सलीम सयानी, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान में ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है खाना, चाहे शादी का खाना हो, चाहे फौतगी का खाना हो, चाहे बच्चे की पैदाइश के बाद की पार्टी हो, खाना ही है। और यहाँ जो प्लेयर है वो ये, चलो यार खाना खाने चलते हैं। वो किसी ने क्लिप बड़ा अच्छा डाला हुआ था कि लाहौरी से मिलो, तो वही वो किधर जा रहे हो खाना खाने, कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के आए हूँ। अब क्या करोगे, खाना खाने जाऊँगा। तो खाना इज़ आर मेन थिंग विच अ गोरा डज नॉट अप्रिशिएट। ठीक है। वो कहता है फ़िश फ्राई करके साथ इतनी सी सैलड रख के 2 पत्ते रख के इनको दे दो, ये डिश है। इसी तरह और इश्यूज़ हैं जो कि आउटसाइडर को पाकिस्तानी मेंटालिटी जानने के लिए सालों लग जाते हैं। ठीक है। तो आप जब लाते हैं, ही टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड बाय द टाइम ही अंडरस्टैंड्स ही इज़ गॉन। ठीक है। ठीक, तो आरिफ हबीब साहब यहाँ पे तलाश करें। मैं तो ये मशवरा दूंगा। आप ये मशवरा दे रहे हैं, बाहर वाला ले आए, दोनों में से कंसिडर करें। वो मैं ये नहीं कह रहा एग्रीड तो लाजमी लेकर आए, लेकिन मैंने ये आपकी कहा राय है है, कि जो है वो यानी कंसीडर कर सकते हैं Agreed। इसको। वो मूविंग ऑन फ्रॉम जी, लीडरशिप, जी, लीडरशिप पे तो जी, आप दोनों हजरात में इख्तिलाफ है कि कहाँ से आना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैंने जो आपसे सवाल किया था, एलिफेंट इन द रूम क्या है? देखिए अभी तक जो था वो तो ये था कि रेड टेपिज्म। किसी भी बिजनेस में आपने डिसीजन यूं लेना होता है, आप पैसे इंतजार, क्या चीज खाती थी? वो पैसे खाने वाली मशीन क्या थी PIA में? वो सब भी आते डिफरेंट हैं। डिपार्टमेंट थे। आपके इंजीनियरिंग था, आपका वो सब भी आते फ्लाइट हैं। ऑफ नहीं, स्टाफ नहीं। फ्लाइट सर्विस थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। वो नहीं, वो किस चीज में पैसे खाते थे? अलाउंसेस के अंदर हर चीज में। तो फिर एम्प्लॉइज का ही मसला हो गया ना सर। बिल्कुल मसला था। ठीक है, सर, तो अभी तो आपने मुझे बोला एम्प्लॉइज मसला नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एम्प्लॉयज़ की पेमेंट कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि 300, 400, 500 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, उनसे जान छुड़ानी होगी। लेकिन आप कह रहे हैं 10% है वो तो। जाहिर है खाने वाले 99% तो नहीं खा रहे। अगर 99% खा रहे होते तो वो 2 साल में बैठ Are चुके you होती। talking? I'm sorry, मैं बिल्कुल समझे, मैं बिल्कुल स्कूल के बच्चे की तरह समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा पेरोल 10% है,
पेरोल इज लेस देन 10%। लेस देन 10%, अंडरस्टूड। सो उनकी तनख्वाहें मसला नहीं है, तो हाँ, फिर वो क्या नहीं चीज़ है। मसला है? उनकी करप्शन मसला थी? दोनों है। एक तो मैंने बताया जैसे रेड टेपिज्म, ऊपर से डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ठीक है। नंबर 2, जो काम कर रहे हैं वो बाबू बन गए हैं, एरिस्टोक्रेट बन गए हैं, ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, ठीक है। और वो अपने दफ्तरों में बंद हैं, फील्ड में नहीं जा रहे। ये तो नहीं चलेगा अब। मैं मार्केटिंग का बता रहा हूँ। मेंटेनेंस में हमने मेंटेनेंस इंजीनियर का लक़ब दे दिया उनको। दुनिया में उनको मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। एयर फ्रेम एंड पावर प्लांट मैकेनिक्स, A&P। ठीक है। वो प्रैक्टिकली काम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ जॉब्स की मसला था, तो उन्होंने कहा जी ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ले लो। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे साथी हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेजुएट इंजीनियर ने कहा जी कि मैं तो इंजीनियर हूँ, काम तो मैकेनिक करेगा। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि यहाँ से जहाज़ की कवरेज के लिए ऑन बोर्ड इंजीनियर जा रहा है अबू धाबी, उसने वहाँ जाके जहाज़ को क्लियर करना है कि इट्स फिट टू कम बैक। वहाँ पे एक स्ट्रेचर आ गया, स्ट्रेचर लगाना है जहाज़ पे, एक बीमार आदमी को कैरी करना है। ठीक है। इंजीनियर ने कहा ये मेरा काम नहीं है। लोकली हैंडलिंग एजेंसी से मैकेनिक्स आए, उन्होंने उसको फिट किया, ये खड़े देखते रहे। उसके बाद इन्होंने उसको साइन ऑफ किया कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आई अप्रूव इट। उनको पैसे दिए गए और जहाज़ इधर आ गया। यहाँ तक कि जब जहाज़ पार्क होता है तो नीचे एक पिन लगाई जाती है हेडफोन के लिए। इंजीनियर ने कहा ये मेरा काम नहीं है। अभी तक ये कह रहे थे ये? पीआई मैं पुराने, अब मैं 12 साल पुराना बता रहा हूँ, उसके बाद इम्प्रूव हुआ या बुरा हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है। ठीक है। वो होता यह था कि कॉकपिट से नीचे उतरते थे वो, ठीक है। जाके वो एक रास्ता होता है लैंडिंग गियर के पास, वहाँ से बाहर जाते थे, फिर पिन लगा के फिर कप्तान से बात करते थे कि भाई मैं ऑन ग्राउंड हूँ, आप इंजन बंद कर लें या ये कर लें। उस पिन लगाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, एक हैंडलिंग एजेंसी का आदमी आएगा, वो आके पिन लगाएगा और मैं उससे हेडफोन लेके कान पर लगाऊंगा। तो इस तरह की जो हरकतें थी, ठीक है, प्लस चोरी इन्होंने डिपार्टमेंट्स गिनवाने शुरू किए थे, हर जगह थी। मार्केटिंग में बेइंतहा चोरी थी। मैं वहाँ डायरेक्टर बजट्स को नहीं सर, एजेंसी आप जो हायर कर रहे हैं, आपने अपॉइंट करनी है एजेंसी सिंगापुर में या मलेशिया में या पेरिस में, वो सिफारिशियों की है जो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वहाँ, इस पार्टी को दे दो। अब उसे काम आता है या नहीं आता है, उसको उसकी अच्छी रिपोर्ट्स भेजने के लिए वो जो वहाँ का हमारा इंचार्ज है, मैनेजर है, वो उसको खुश कर रहा है। लेकिन शाह साहब ये आप ना बड़े माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं। मैं जो इनकी बात जो थी वो, अगर आप जाके अभी भी पता नहीं वो फटी लगे, वो बोर्ड लगा होगा कि नहीं लगा होगा, जो हमारे एमडीज और सीईओ रह चुके हैं पिछले 40-50 साल में, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें 2 नाम शायद पुलिस ग्रुप वालों के भी हैं। हमें सवाई चंद देके, मैं सबको नहीं कहूंगा, लीडरशिप भी कोई उस तरह का जो कंसर्न बंदा जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था और आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। आपका ये अगर एविएशन का अगर बंदा, अगर आपका लेट्स से कि सीईओ होते हैं, मतलब जो भी है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, वो भी दुरुस्त हो सकती थी। प्रॉब्लम ये था कि जो ऊपर की लीडरशिप थी उनको पता ही नहीं था कि नीचे जो है वो कैसे हमने करना है। ऊपर की लीडरशिप इनके थ्रू खाती थी, अगर वो ना खाती तो ये कर नहीं सकते थे। वही बात फरहान साहब हो गई वो कि आप मतलब मैंने ये है कि टॉप से शुरू करें। लेकिन मैंने जब रिसर्च की, मैं बिल्कुल समझ गया जी, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी पीआईए की, ह्यूमन रिसोर्स को हटा के, फ्यूल यूटिलाइजेशन, डे टू डे, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स थी कुछ, वो बहुत ज्यादा नुकसान होता था वहां पे भी। एक तो इंटरेस्ट हो गया, वो तो आपने सब एग्री कर, बाकी भी इन्होंने बताया वो। तो ये क्या चक्कर था, थोड़ा बताएंगे ये क्या चक्कर था पीआईए का? जब सर अगेन इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक मीटिंग में था, वहाँ जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने मेरी तरफ देख के, तुम आए हो तो मुझे याद आ जाता पीआईए के सारे घपले। ये क्यों है कि पीआईए की फ्यूल कॉस्ट, उन्होंने उस वक्त एक फिगर दी, मेरे ख्याल 60% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट है, जबकि दूसरी एयरलाइंस की 40% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट है। ठीक है, 100 मतलब कोई 75-80 अरब रुपए है सर। मैं परसेंटेजेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही है। मैंने उनसे कहा कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हाउ डू यू लुक एट इट, क्या मतलब? मैंने कहा कॉस्ट दूसरी एयरलाइन की भी 100 रुपये है,
हमारी भी 100 रुपये है। उस 100 रुपये में उनके जो ओवरहेड्स हैं वो 60% है और फ्यूल 40 है। हमारे जो है ओवरहेड्स बहुत कम है तो फ्यूल की फिगर बढ़ जाती है। डिनोमिनेटर क्या आपको देखना है। तो बहुत सारी चीजें मिस। लेकिन 100 बिलियन तो हम भी खर्च कर ही रहे हैं ना। हम पैसे तो वही खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूल में और खर्च ही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे जाया कर रहे हैं। फ्यूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। बट वी आर वेस्टिंग दैट बिकॉज़ 30% के करीब तो है ना सर हमारी। हाँ, और हम उसको जाया कर रहे थे ना, फ्लाई तो करते नहीं थे। लेकिन हर एयरलाइन में ऐसी बात नहीं जी देखिए, वेस्टेज होती है, गलत प्लानिंग होती है, गलत डिसीजन होते हैं, चोरी होती है, एक्सेप्टेड, ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन फ्यूल कोई पी जाएगा? जो जहाज पे लोड हुआ, लायबिलिटी तो बढ़ रही है ना अगर इस्तेमाल नहीं। नहीं कहीं तो इस्तेमाल होगा ना। आज अगर जहाज पे लोड हो गया, अगर आज की फ्लाइट पे नहीं गया तो टैंक में पड़ा है ना। वो मिसयूज। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते सप्लायर्स के साथ, जैसे कि हमें ये फ्यूल हमारे लिए है, तो अगर आप वो यूटिलाइज नहीं करते तो ऐसी बात नहीं है। वो रहता तो वही मौजूद ही है, वही मौजूद रहता है। वहाँ पे फ्यूलिंग एजेंट्स कई हैं एयरपोर्ट्स पे। टोटल का बोर्ड देखा होगा आपने और शेल का देखा होगा। यू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद वन ऑफ देम कि हम आपसे फ्यूल लेंगे, ठीक है, और ये रेट तो होगा। कोई मिनिमम वो तो होती होगी ना, मैंने आपसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 साल का किया, नहीं ऐसी मिनिमम कोई नहीं, जितना यूज करेंगे उसका ये रेट होगा। अच्छा, अब वो रेट की बार्गेनिंग में फर्क हो सकता है। अगर 1 सेंट का भी फर्क हो जाए तो वो मिलियंस में चले जाता है। ठीक है, ठीक है, कितना अपलिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पर कोई मिनिमम की वो नहीं होती कि जी इतने की आपने पे करना ही करना है। ठीक है, अगर मिनिमम की कोई थी पेमेंट, वो थी रिजर्वेशन सिस्टम की। ठीक है, हमारे पैसेंजर्स 6 मिलियन से कम होते थे और एग्रीमेंट ये था कि सेबर को वी विल पे अ फिक्स्ड अमाउंट दैट कवर्स अप टू 6 मिलियन पैसेंजर्स। जिस तरह के वो IPPs का था सर, ठीक है जी। वेदर और 6 मिलियन से ज्यादा होगा तो हम पे करेंगे, वरना एडिशनल पे नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब उसको आप फायदेमंद भी कह सकते हैं कि नुकसानदेह भी कह सकते हैं कि 6 मिलियन के लिए आपने एक रिड्यूस रेट ले लिया, लेकिन चूंकि आपके पैसेंजर हुए नहीं, ठीक है ना, तो लेकिन आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। इस तरह की डील मुझे वो सेबर की याद है, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे थे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड वी एक्सपेक्टेड टू रीच दैट फिगर एंड वी डिड रीच दैट फिगर। ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपने 2-4 साल नुकसान भी किया, उसके बाद तो आपने इसका फ़ायदा उठाना था ना, कि अगर पर पैसेंजर वो $1 ले रहे थे, 6 मिलियन का $6 मिलियन ले लेते। अगर हमने वो डील कर ली है $5 मिलियन में अप टू 6 मिलियन पैसेंजर्स, इट्स नॉट अ बैड डील। हाँ, लेकिन अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं, अगर 5 मिलियन भी यूज किए तो वो $1 का रेट, अगर 3 मिलियन पे आ फिर गए नुकसान है। हाउ बैड वाज द EU-UK बैन? बैड इन व्हाट सेंस? फाइनेंशियली कितना नुकसान पहुंचा EU और UK के बैन से? सर वो नुकसान तो पहुंचा, बता देते हैं आपको भी। ये जो आप बात कर रहे हैं वो सरवर खान साहब के बयान की पायलट स्टोरी, वो तो पहले से जनरली उसका इफेक्ट क्या हुआ? एक तो हमारा पूरी की पूरा हमारा इमेज तबाह हो गया। फाइनेंशियल लॉस क्या हुआ? Financial loss is goes to, what percentage of PIA's revenues was made up from the UK and Europe flights? सर तकरीबन में है न्यूयॉर्क तो हम कब से नहीं जा रहे? जी 25 to 30% हमारा आता है रेवेन्यू वहाँ से। देखें, जो है न्यूयॉर्क कब जाते थे लास्ट यूके से? न्यूयॉर्क भी जब यूरोप बंद हुआ है उसी वक्त न्यूयॉर्क बंद हुआ है। और ये कितने साल हो गए इसको? 10 साल हो गए? 5 साल। अच्छा, क्योंकि न्यूयॉर्क जाने के लिए वी हैड टू मेक अ लैंडिंग इन यूरोप। हम डायरेक्ट नहीं जा सकते सिक्योरिटी रीजन से। और जब यूरोप बंद हो गया तो अमेरिका बंद हो गया। 2016 में बंद हुआ था। 16 में हुआ था यूरोप, न्यूयॉर्क 2016 में बंद हुआ। और EU तो ये 2018-19 में हुआ है। 19-20 में। Anyhow, मैं ये कह रहा था कि रेवेन्यू इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू काउंट। उसमें प्रॉफिट कितना है उस राउट, ठीक है। अब रेवेन्यू बहुत आ रहा है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, और एयरलाइन का धंधा ही ऐसा है। और अगर आप यूके का रेवेन्यू गिने और उसके अगेंस्ट उसके एक्सपेंसेस गिने, वाज इट प्रॉफिटेबल? आई डोंट नो, यू टेल मी। बहुत से रूट्स नहीं थे। अच्छा, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, और वो रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेगा जो बेसलाइन कॉस्ट है उसमें। लेकिन क्या इसीलिए लंदन ने स्टार्ट नहीं किया और मैनचेस्टर स्टार्ट किया है? पहले मैनचेस्टर स्टार्ट हो गई, मैनचेस्टर स्टार्ट हो गया, यूके भी, लंदन भी हो रहा है सर मार्च से। हाँ, लेकिन क्या लंदन का मसला था या मैनचेस्टर का मसला महंगा पड़ता था? पूरे यूरोप को, पूरे यूके को मैं देख रहा हूँ, मुझे अब सही याद नहीं कौन सा स्टेशन था, क्योंकि वहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट तो एक ही होगी, डिस्टेंस एक ही है, फ्यूल कॉस्ट एक ही होगी, हैंडलिंग कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, इतना फ़र्क नहीं है ऑपरेटिंग कॉस्ट में टू मैनचेस्टर एंड हीथ्रो।
हीथ्रो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू मैनचेस्टर। कुछ जहाज़ों का भी इशू था, मतलब कि आई थिंक अवेलेबिलिटी नहीं बन रही थी उसकी। अब तो जहाज़ नहीं है, 777 की। वरना ये आज शुरू कर दें, इनके पास जहाज़ नहीं है। तो आपको, आरिफ हबीब साहब को मेरा मशवरा ये है कि ये एवेलुएट करें कि किस रूट पे हमें फ़ायदा है। नंबर 1 कौन सा रूट है, नंबर 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, कहाँ आके हम ब्रेक इवन हो रहे हैं और कहाँ हम लॉस में जा रहे हैं। कराची, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हम दिन में 1500 सीट्स ऑपरेट करते थे। सुबह 747 जाता था, 500 सीटें। 308, 309 पे 747 जाता था, 500 सीटें। बीच में A310 जाता था दोपहर को, रात को A310 जाता था। मुझे याद है कि 1300 से 1500 की कैपेसिटी होती थी तो भरा हुआ जाता था, और भरा हुआ जाता था। कराची लाहौर, कराची इस्लामाबाद। जी, आज क्या है, 2 फ्लाइटें जा रही हैं इस्लामाबाद, किसी दिन एक है। जहाज नहीं है ना। तो कैपेसिटी जब फ्लोट करेंगे, या कम से कम कैपेसिटी को डाइवर्ट करें ऑन दिस रूट वेयर यू मेक मोर मनी। अच्छा, these are profitable routes. अगर प्रॉफिटेबल है तो अब उसको तो स्कर्दू का भी प्रॉफिटेबल हो गया सर, गिलगित का भी प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसमें सर थोड़ी सी माजरत के साथ मैं ये अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ बेसिक जो इशू है कि एविएशन की वो जो ग्रोथ है, वो ये है कि अगर आप टिकट लेते हैं फरहान साहब, डोमेस्टिक टिकट ही लें आप, ओनली 50% और मैक्सिमम 55% एयरलाइन को मिलता है, बाकी सारा 45% टैक्स, सीए का टैक्स, तो फलाना टैक्स, तो सिंध गवर्नमेंट का टैक्स, तो म्यूनिसिपलिटी का टैक्स। उसकी वजह से टिकट हो जाता है महंगा, क्योंकि जो पैसेंजर है वो तो टोटल पे करेगा ना वो। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर एविएशन इंडस्ट्री को बूस्ट देना है, इसको अगर तरक्की देनी है, आप खुदा के लिए कोई टैक्सेस में कोई देखें। मैं आरिफ हबीब साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस थिंग शुड बी टेकन अप विद द गवर्नमेंट, कि इफ दे वांट टू प्रमोट द एयरलाइन इंडस्ट्री, तो ये टैक्सेस को रिवाइज करें। तो वैसे ही टैक्स नहीं है मुल्क में, वो आपको पता है कि 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ड्यू टू दिस इशू, इस्लामाबाद लाहौर, लाहौर मुल्तान, इस्लामाबाद पेशावर फ्लाइटें बंद हो गई हैं ड्यू टू मोटरवे। तो अभी ये, जिससे मैंने आपसे अर्ज किया कि इस्लामाबाद लाहौर, लाहौर मुल्तान, इस्लामाबाद पेशावर, जो कि पहले होते थे, लेकिन मोटरवे बनने के बाद लोगों ने देखा है कि भी टिकट महंगी है, तो आज ये सखर और हैदराबाद की मोटरवे अगर बन जाए, जिसकी वजह से कराची मुल्तान की फ्लाइटें चल रही हैं, तो सर अब उससे भी आप फारग 7 घंटे में मुल्तान आप पहुंच सकते हैं, 6 घंटे में, 7 घंटे में। तो फिर आप देखेंगे ना कि जी उसका क्या, तो फिर मुस्तकबिल क्या हुआ, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि तो आप फिर से क्या फायदा हुआ। मतलब मैं तो इस पे आना चाह रहा था जी जी कि सर बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतरा लहू का ना निकला। एयरलाइन बिजनेस आरिफ हबीब को बेच दिया, खरीद लिया, लोग 10,000 बातें, शोर होगा बहुत है। एट द एंड ऑफ द डे विल दे मेक एनी मनी आउट ऑफ दिस? देखिए, एयरलाइन बिजनेस जो है ना, ये सर पे ताज पहनने के बराबर है। हाँ। और ताज सोने का होता है, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, उससे कमाई ज़्यादा नहीं होती। इसका बेच नहीं सकते ताज को। हाँ, इसका मकसद रिटर्न कितना है। अगर आप कपड़े की दुकान खोल लें, सरिये की दुकान खोल लें, तंदूर खोल लें, बहुत कुछ है, उस पर रिटर्न बहुत ज़्यादा है बनिस्बत एयरलाइन के। लेकिन कॉरपोरेशंस, कंपनीज, ग्रुप्स अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव करने के लिए एयरलाइन के ओनर्स बनना चाहते हैं। इसमें यही एक अट्रैक्शन है। इट्स अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री with low margins. With low margins. जी बिल्कुल ऐसी है। Because my problem is sir, मैं थोड़ा सा चीज को बढ़ाते हैं ना, देखिए ना, इस मुल्क के अंदर ही चले गए ना जहाज। अब आप खुद कह रहे हैं कि भाई लोकल डोमेस्टिक 50-60% डोमेस्टिक है ना रेवेन्यू पीआईए का, तकरीबन हाफ हाफ है 50-60। जी। अब आप मुझे बताइए कि जब मुल्क के अंदर डिमांड डिस्ट्रक्शन जिस लेवल की आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में, जो डिमांड, मतलब इट्स एवरीवेयर, डिमांड डिस्ट्रक्शन इज एवरीवेयर। मतलब अभी हाउसिंग इकोनॉमिक सर्वे आया, पाकिस्तानी 20 साल का सबसे कम आटा, दाल, चावल, दूध और गोश्त कंज्यूम कर रहे हैं 20 सालों का। मतलब आटा कंजम्पशन कम हो गया पाकिस्तान का। इसका कुछ, ये कुछ कह रहा है आपको, मुझे, और आपको कुछ बता रहा है ये डेटा। मतलब मिडिल क्लास के लोग भी जो कतर और एमिरेट्स में ट्रैवल करते थे या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे, अब वो बजट एयरलाइंस ढूंढ रहे होते हैं उम्रे पे जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए। सो डिमांड डिस्ट्रक्शन तो है। एक ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क किस किस्म की खतरनाक डिमांड डिस्ट्रक्शन को विटनेस कर रहा है, और हम ग्लोबली कंसोलिडेशन देख रहे हैं एयरलाइन बिजनेस के अंदर, के
दो ही तरह की एयरलाइन बच रही हैं, या तो एमिरेट्स, कतर एंड सिंगापुर हैं, डाडे हैं, या फिर ये फ्लाई पेगासस आ रही है, एयर एशिया आ रही है। इवन आप एयर इंडिया को देखें, टाटा वालों को देखें, तो उनकी भी एयर एशिया चलती है, बजट एयरलाइन है उनके पास। सो ये जो लेगेसी एयरलाइंस है, इनका स्पेस तो कम से कम होता चला जा रहा है। सो क्या ये एक्चुअली अगले 3-4, चले अब तो पाकिस्तान के सर से तो फटी घट गई ना, लेकिन क्या ये जिन्होंने खरीदी है, इनको अगले 3 से 5 सालों में आप देख रहे हैं कि कोई बहुत पांचों उंगलियां घी और सर ज्यादातर जो एयरलाइंस है ना वो चल रही है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, लेगेसी वाला भी रख रहे हैं साथ पोर्शन, उसके साथ वो सब्सिडियां बना के लो कॉस्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह एमिरेट्स ने फ्लाई दुबई खोली है। जी ठीक है सर जी बिल्कुल। इसी तरह ये आपका ये एयर एशिया वाली बात हो बिल्कुल है, रही उनके है, पास इसी वो भी तरह है। आपकी सऊदीया वालों ने नास भी खोल लिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब ये वाला मॉडल चल रहा है कि उसमें आप ज़ाहिर है लो कॉस्ट की एक बहुत बड़ी मार्केट है। सर एयर इंडिया ने 450 जहाज ऑर्डर किए हैं। तो ये आपको हाइब्रिड मॉडल पे चलना देखिए, पड़ेगा। जो पैसेंजर्स की फिगर की बात हो रही है और ड्रॉप कह रहे हैं आप, मैं समझता हूँ कि जबकि मैं बात कर रहा था कि 6 मिलियन के करीब हम पहुँच गए थे, उस वक्त मुल्क की पॉपुलेशन कितनी थी और आज कितनी है? जी, और उसके बावजूद 3.5 मिलियन PIA की दूसरी एयरलाइंस कितनी उठा रही हैं? आप देखें कि मार्केट में अगर 8 मिलियन पैसेंजर है तो PIA का अगर पहले 80% शेयर था तो PIA का 40% 50% रह गया है। तो इट इज़ आर इनएफिशिएंसी। पैसेंजर्स की तादाद को आप कंपेयर करें, मेरे पास ये सब फिगर्स नहीं है, लेकिन CA की वेबसाइट पे चले हिस्सा लेना शुरू कर दिया ना CA बीच की में। वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्राइवेट एयरलाइंस जो है, अब तो सारी प्राइवेट हो गई, दूसरी एयरलाइंस जो है वो कितना पैसेंजर उठा रही हैं। तो वो PIA ने लूज़ किया है, उन्होंने भी जाना था लेकिन हमने अपना शेयर लूज़ किया। एमिरेट्स 5 फ्लाइटें चला रही है सर दुबई से, कराची दुबई। अच्छा, डोमेस्टिक अगर हम एक चला रहे हैं। डोमेस्टिक अगर कम हुआ है, इंटरनेशनल तो बढ़ा है ना। जितने लोग अब ट्रैवल करते हैं दुबई को, दोहा को, स्पेशली उम्रा, मिडिल ईस्ट का ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा है ना। दुबई ऐसे ही है जैसे लाहौर जाना है। सर फ्लाई दुबई वीज़े का मसला ना हो। एयर अरेबिया उस पे सीट नहीं मिलती, सलाम एयर जो है उस पे नहीं मिलती जी, विच इज सब्सिडरी ऑफ सो बट हाउ लेकिन अच्छा चले, आप मिडिल ईस्ट अगर आप कहते हैं जी एक बड़ा हमारा सेक्टर है, उस सेक्टर में PIA अब प्राइवेटाइज होने के बाद ये जो एक खप मची हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये 36 एयरलाइंस हैं जिनकी पॉकेट्स डीप हैं, आपसे कैसे कम्पीट करेगी इनसे? देखिए, मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस जो है वो सिर्फ दुबई या दोहा या बहरीन का पैसेंजर लेके नहीं जा रहे। उनका 70-80% पैसेंजर होता है ऑनवर्ड। यूरोप अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, जो वाया इवन ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ से दुबई जाके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। तो ऑनवर्ड क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स नहीं है तो हम वो पैसेंजर कैरी नहीं कर सकते। हम वही ले जाते हैं जो कराची से गल्फ़ जा रहा है या गल्फ़ से कराची आ रहा है, जिसको 3rd और 4th फ्रीडम ट्रैफिक कहते हैं। गल्फ़ कैरियर्स जो हैं वो 6 फ्रीडम पैसेंजर ले जा रहे हैं। यहाँ से लेके जाते हैं, दुबई का एक टिकट होता है और दुबई से लंदन का दूसरा होता है, उसको जोड़ दिया जाता है, पैसेंजर लंदन जा रहा है। तो उनकी फिगर्स को हम अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते अनलेस वी एंटर इनटू वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड कोड शेयर एग्रीमेंट्स। हमने जो कोड शेयर एग्रीमेंट का एक मैं पुराना किस्सा आ जाएगा कि हमने टर्किश से करना चाहा था, जिसको कि सियासत ने रोक दिया। सबटाज किया गया। 6 घंटे की फ़्लाइट PIA करती और आगे 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे की फ़्लाइट टर्किश करती। तो जो भी उस फ्लाइट का रेवेन्यू आता इसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होता। कराची से लंदन का टिकट इशू किया, 6 घंटे हमारी फ़्लाइट है, हमारा हिस्सा इतना आ जाएगा, उनका आधा रह जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा। गल्फ़ कैरियर्स के साथ वो कोड शेयर फ़ायदा नहीं देता। हम 2 घंटे जाते हैं, 2.5 घंटे जाते हैं, वो 8 घंटे जाते हैं, 6 घंटे जाते हैं। सही बात है। तो ये एक तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई। हमें वहाँ कहीं पार्टनर ढूंढना चाहिए जिसके आगे अच्छे कनेक्शंस हो। हम इतनी फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर सकते, इतने डेस्टिनेशंस नहीं खोल सकते। आजकल ज़माना है जॉइंट वेंचर्स का। मैं PIA में कोड शेयर का पायनियर हूँ। पहला कोड शेयर एग्रीमेंट मैंने किया था और पहले 4 मैंने किए थे, और जब मैंने किए थे मुझे बुरा भला कहा गया, PIA बेच दिया आपने, अब हम दूसरों के टिकट बेचें। ये मेरे साथियों ने कहा, ठीक है, जाहिलाना बात। लेकिन दैट वाज दी सॉल्यूशन, और उसी जाहलाना वजह से वो जो बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा था वो भी रुका। तो ये इस तरह की सोच, अपने स्टेज उड़ रहे थे ना सर, उड़ नहीं रहे। अच्छा, अब वो लोग क्या कर रहे हैं वैसे? आपकी बात हुई पायलट एसोसिएशन?
क्या करेंगे, खामोश है। बड़े इस दफा तो बड़ी नहीं, अब वो दमखम नहीं रहा है ना। दमखम नहीं रहा। लेकिन ये इन्हीं की बात है, मैं ऐड करूंगा। आप जो अभी बात कर रहे थे एयरलाइन की, सर जिन जिन कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिनकी एयरलाइन पता नहीं प्रॉफिट वो कितना कमा रही है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर टूरिज्म का। वेदर यू टेक टर्की, वेदर यू टेक यूएई, वेदर यू टेक एनी कंट्री, आपके यहाँ लोकल कितना इन्वर्ट कितना। टूरिज्म जब तक कि सर आपके यहाँ डेवलप नहीं होगा, आपका एयरलाइन क्या, दूसरी आपकी रेलवे और आपकी रोड ट्रांसपोर्ट भी आपकी डेवलप नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक बात। अब आप खुद देख लें कि टूरिज्म में वेयर डू वी स्टैंड। बिल्कुल ठीक। इंडिया जैसा मुल्क है, हाँ। उसके पास कुछ नहीं यार, अपनी गुर्बत ही बेच रहा है वो, बट दे आर इंडिया जैसा मुल्क क्या कहते हैं सर, अब इंडिया आपसे बहुत बड़ा मुल्क है। नहीं, बड़ा जरूर है। मेडिकल Economy wise टूरिज्म भी बड़ा है, मेडिकल medicine टूरिज्म tourism शुरू है। हुआ हुआ है, हर तरह का है। हर तरह का tourism है सर, बहुत और tourism जितने बहुत कंट्रीज tourist के आप आता है। एग्जांपल ले रहे हैं, जिन एयरलाइंस की हम एग्जांपल ले रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर इरशाद साहब सही टूरिज्म बात का है, है। टूरिज्म है। Yes, absolutely. So my point was कि अगले 3 से 5 सालों में do you see PIA becoming a major player, या आपको लगता है कि ये हल्की फुल्की मौसीकी के साथ सरवाइव करती रहेगी और इसको एक्चुअली जितना कंपेरेटिव और जितने बड़े बड़े मगरमच्छ इस पूरे पॉन्ड में घुसे हुए हैं इनके दाएं बाएं, मतलब आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, कतर है, एमिरेट्स है, अब इत्तेहाद है, बिल्कुल। मतलब they have like captured your market यस, and they are far better service than you, दे आर फुली एंट्रेंच्ड सर। fully entrenched है सर 20 सालों से जी। ठीक है। क्या आप ग्राउंड छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे या हुकूमत पाकिस्तान 2 नफिल पड़ेगी और जिन्होंने ली है वो सलात तौबा पढ़ते रहेंगे बाकी जिंदगी में? नहीं, अगर आरिफ अलवी साहब अगर अच्छी लीडरशिप लेकर आए, आप पहले जवाब दे दें फिर हम इसको रैप अप करते हैं। एक अच्छी लीडरशिप अगर लेकर आए, अगर वो टॉप से लेकर और कम से कम अपर मिडल तक, चले नीचे का छोड़ दें आप वो, तो जो आप कह रहे हैं फरहान साहब, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। बाकी मैं इरशाद साहब से कहूँगा कि वो देखिए, बताएं। जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोगों ने ट्राई कर लिया, दुबई के थ्रू जा रहे हैं, दोहा के थ्रू जा रहे हैं, 4 घंटे ख्वार हो रहे हैं, 3 घंटे ख्वार हो रहे हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज। ठीक है। हमारे पास वो एडवांटेज है। अगर हम सर्विसेज मुहैया करें पैसेंजर्स को, तो वो पैसेंजर वापस आ जाएंगे हमारे पास। नोबडी वांट्स टू टेक 3 hours stop on the way. terrible. It's It's terrible. terrible. Longer and additional timing on the ground. उसके लिए सर्विसेज देनी होगी, और सर्विस में जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स भी है, बिल्कुल है जी, टाइमिंग ऑफ फ्लाइट भी है, इन फ्लाइट सर्विस भी है, पोलाइट स्टाफ एट द एयरपोर्ट भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब पीआई अभी भी वो बेवकूफ़ियाँ कर रही है, हफ्ते में 2 फ्लाइटें शुरू कर दी पेरिस की। 2 फ्लाइट्स अ वीक इज नथिंग। एक बंदा कहता है जी मेरी थर्सडे को मीटिंग है, मेरी थर्सडे को मीटिंग है, आप कहेंगे जी हमारी फ्लाइट तो जाती है ट्यूसडे को, वेंसडे तो वहाँ होटल में आराम करो, थर्सडे को मीटिंग अटेंड करो, वापस आने के लिए भाई तुम्हें संडे को आना पड़ेगा। जैसे कनाडा में है, टोरंटो की हालांकि भरा हुआ जहाज जाता है लेकिन 2 फ्लाइट है। लेकिन अब फराज साहब इसमें एक डायमेंशन और भी आ गई है, वो बड़ी दिलचस्प है। वो अब जो है मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटी में, काफ़ी सारी परसेंटेज आपकी जो पैसेंजर्स की है, जब पाकिस्तान आना होता है या कहीं जाना होता है और दूसरी फ्लाइट जाते हैं, तो वुड यू बी एस्टोनिश्ड टू हियर दिस कि दे सेलेक्ट देयर एयरलाइन ऑन द बेसिस ऑफ द एयरपोर्ट्स दे आर गोइंग टू ट्रांजिट। हाँ, मजे एक्सपीरियंस कह रहा है जी मुझे इस्तांबुल से जाना है, मुझे मुझे कतर से जाना है, मुझे तो ये भी तो आपको एट पार रखना पड़ेगा। नहीं, आप तो ट्रांजिट खत्म कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट। समझ गया, वो कह रहे हैं कि इट इज पार्ट ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, लेकिन सर वो इस वजह से कि दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। लेकिन जैसे मैं सर अपने एयरपोर्ट्स भी आपको बट ऑफ कोर्स, बट भाई अल्टीमेटली तो अपने एयरपोर्ट पे आना है ना जी, कहीं से भी आओ, आना तो इस्लामाबाद या कराची है। आप कह रहे हैं कि सर वो एक्सपीरियंस कैसा है, आप बाहर से पैसेंजर लेकर आ रहे हैं, आप अपने यहाँ ठहरा रहे हैं, आगे उसको अपने आगे की बात नहीं कर रहे हैं, आगे वो तो कह रहे हैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, पाकिस्तानियों पे डिपेंड करेंगे सर। यूके टू पाकिस्तान आपके पास एडवांटेज ये है कि वी ऑपरेट नॉन स्टॉप, ठीक है, सीधा है। अदर एयरलाइंस कम वाया स्टॉप, और 12 घंटे की फ्लाइट हो जाती है। लेकिन सर मैं 6.5 घंटे की फ्लाइट है। कहा कि आज उनके पास चॉइस नहीं है, तो देन दे डिसाइड कि इस्तांबुल बेहतर है कि दोहा बेहतर है। जब उनके पास डायरेक्ट ऑप्शन होगी नॉन स्टॉप, वो फिर उसी को प्रेफर करेंगे। आई विल टेल यू समथिंग, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे कनाडा जाने का इत्तेफाक हुआ,
और मैं ये उस ज़माने में भी कहता था कि जब पीआईए प्राइवेटाइज नहीं हुई थी, मैं हर बार पीआईए से जाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र और जिससे हम अब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि मैं 12-13 घंटे की फ़्लाइट में स्टॉप ओवर लूँ 3-4 घंटे का। एक तो फ़्लाइट का टाइम भी बढ़ जाता है उससे। अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ, लेकिन 18-20 घंटे पे जाता है टोरंटो आप किसी और, मिनिमम 18 से 20 घंटे, और पीआईए से मैं इधर बैठा 13-14 घंटे में मैं टोरंटो पे उतर गया। ठीक, नथिंग लाइक इट, क्योंकि एयर का 1 घंटा ना 1 घंटा नहीं होता बॉस, और फिर टाइमिंग सही। क्योंकि मेरी रात जाया नहीं होती थी, सुबह 11 बजे जा रहा हूँ, यू नो, एक ये एडवांटेज भी तो था ना पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट का, कि वो लंदन में भी हम 11 बजे निकलते थे, हमारे हिसाब से टाइम होता था, शाम 5 बजे उतर गए लंदन में। सो आई वुड ऑलवेज चूज डायरेक्ट फ्लाइट, लेकिन प्रॉब्लम वही है कितना कॉस्ट देनी पड़ेगी मुझे उसकी। लेकिन फरहान साहब इसमें एक चीज और ऐड एक्सपीरियंस पे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, प्राइस पे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर ये कॉस्ट उतनी है जितनी अभी है तो लोग कम फैसला करते हैं, लोग वही बोलते हैं कि यार मैं नहीं, जरा इसमें एक चीज आप ऐड कर लें कि सर ये जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं नॉन स्टॉप और ये वाला, बेसिकली वी आर टारगेटिंग ओवरसीज पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ खुदा के लिए इस चीज से बाहर निकलें, और जिस तरह एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, सर हमारे पास टर्किश कहाँ ट्रैफिक तो सर करे ना, फिर वो वही सर, करना वो पड़ेगा। उसमें देखो वो पहले करना पड़ेगा सर आपको। लिसन, पहले हम जैपनीज कैरी किया करते थे जी। वाया कराची टू कीनिया नैरोबी, ये ठीक है, जहाज फुल जाता था, टूरिस्ट जाते थे। वी वांट दैट बैक। कराची के ऊपर रेड सर्कल लग गया, डू नॉट पास थ्रू कराची ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, जापानीज ने ट्रैवल करना छोड़ दिया। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इंटरनेशनल पैसेंजर पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट करने के लिए उन आना नहीं चाहता, उनको एडवाइजरीज इशू होती हैं उनकी हुकूमतों की तरफ से कि पाकिस्तान नहीं जाओ। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, जब तक मुल्क के हालात नहीं सुधरते वो तो नहीं होगा, उनको हम खींच के नहीं ला सकते। अभी तो आप जायरीन और एक्सपर्ट्स पे ही इसी पे जिंदा उस वक्त तक फिर आपको मक्का मदीना, कुशन देना पड़ेगा, दुबई थोड़ा सा। और लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, सब पूरा यूरोप है। पूरा यूरोप। यूरोप में आप एक ट्रांजिट पॉइंट बनाएं या हब बनाएं, ये भी कर सकते हैं। कुड बी ज्यूरिख, कुड बी पेरिस, कुड बी फ्रैंकफर्ट, और वहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, या जैसे हमने इस्तांबुल पहले सोचा था कि इस्तांबुल से ऑनवर्ड टर्किश की हर जगह फ्लाइट है और डेली फ्लाइट है, बिल्कुल है, तो सबसे बड़ी एयरलाइन है यूरोप। तो वो बनाई जाए, तो तब तो आपको वहाँ का पैसेंजर मिलेगा। अगर वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक ऑपरेट करते रहेंगे तो आप ज़ाया ही होंगे। फाइनल क्वेश्चन जो ही पूछा था दोहरा रहा हूँ, नया क्वेश्चन नहीं है। 3 से 5 साल में क्या आरिफ हबीब एंड को इसको एक मेजर रीजनल प्लेयर बना पाएंगे? इफ यू हैड टू मेक अ प्रेडिक्शन। इफ के साथ है मेरी स्टेटमेंट। आपने कहा जी कि वो इसी तरह हल्का फुल्का म्यूज़िक बजाते रहेंगे, अगर साजिंदे वही रहे और अगर म्यूज़िक डायरेक्टर भी वही रहे तो नहीं कर सकेंगे। आपको चेंज करना होगा, आपको ढोल और बांसी से निकल के गिटार पे और उस पे आना पड़ेगा। चेंजेस चाहिए आपको। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो मैंने कहा कि नॉन स्टॉप फ्लाइट्स, जो कि हर पाकिस्तानी चाहता है, हर पैसेंजर चाहता है, नॉट ओनली पाकिस्तानी, कोई भी दुनिया का पैसेंजर हो वो रास्ते में रुकना नहीं चाहता, और एट अ बेटर फ्रीक्वेंसी। हम हर स्टेशन पे फ़्लाइट ऑपरेट करने की गलती ना करें। यदि हफ्ते में 2 पेरिस की लगा दो, 1 एम्स्टर्डम की लगा दो, 2 फ्रैंकफर्ट की लगा दो, नहीं, इट्स एक सेक्टर पकड़े, एक सेंटर पकड़े, डेली 7 फ्लाइटों से शुरू करें, 14 पे जाएं एक ही जगह पे, और वहाँ से कनेक्शंस हो इमीडिएट, तो तब आप कामयाब होंगे वो पैसेंजर वापस लाने में, वरना नहीं। ठीक है। सो इन अ नटशेल, अगर मैं आप दोनों की राय को वो करूं कि द चांसेस, क्योंकि इसके फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, परसेप्शन ऑफ द कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, ग्लोबल फ्लाइंग ट्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमी, सो मच इज एट स्टेक। सो इस वक्त अगर बैठ के अगले 3, 4, 5 साल के देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान एक बेहतर सिचुएशन में आ गई है कंपेयर टू द पीपल हु हैव बॉट इट। क्या मैं ये कह सकता हूँ? आरिफ साहब कर लेंगे, आई एम श्योर कि वो कर नहीं, लेंगे। आपने जो स्टेटमेंट दी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज रिलीव्ड, ठीक है, अब उन्होंने वो तंग जूता पहना हुआ था उतार लेकिन दिया, ये ग्रुप जो है ना, ये और कर अब वो लेगा। उनको बना दिया। नहीं वो चला लेंगे, नहीं वो चला लेंगे, कर लेंगे वो। क्योंकि गवर्नमेंट में मैं आपको बताऊं ना कि एक आपको जहाज मिल रहा है सस्ता, आप नहीं ले सकते, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद ही आप पेपरा रूल्स को फॉलो करें, आप इश्तिहार दें, जब तक वो जहाज निकल चुका होता है। लेकिन एक चीज, अगेन ये बात लंबी हो रही है, आई हैव टू
फिनिश्ड ऑफ। लीडरशिप अच्छी रखें। नहीं सर, लेकिन आपने ये भी तो देखा कि सरीन बंद हुई, एयरसेल स्ट्रगल कर रही है, आपको पता है। एयर ब्लू जैसे जैसे चल रही है, लेकिन जो हाल है वो सब जानते हैं। फ्लाई जिना के अंदर डिलेज आने लग गए हैं चीजें। सर लोकली भी तो सर ये इकोनॉमी का भी तो इशू है ना सर। मार्केट में बाइंग पावर जान एयर ट्रैवल की नहीं है इस वक्त, और जिसकी वजह से एयरलाइन बहुत महंगी होती है, और जितना कम ट्रैफिक हो रहा है एयरलाइन उतनी महंगी होती चली जा रही है, और जितनी महंगी हो रही है उतनी आउट ऑफ रीच होती चली जा रही है। बस ये दो चीजें हैं सर, आपकी लीडरशिप और ये जो आप टैक्सी इन्होंने जो कहा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, छोटे छोटे ऑपरेटर्स जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे, वो नॉकआउट होते रहेंगे। 7 एयरलाइन पहले बंद हो चुकी हैं, अभी भी बंद होगी। इसमें पैसा चाहिए ज़्यादा, जो कि कोई बड़ा ग्रुप डाल सकता है। गवर्नमेंट ने भी हाथ उठा लिया कि हम नहीं डाल सकते, हमारे बस में नहीं। पैसा डलेगा और फ्लीट जितना बड़ा होगा उसका रिलायबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अब क्या होता है, उनकी 3 जहाज़ हैं, एक टेक्निकल हो गया तो 33% कैपेसिटी गई, एक डिले हुआ तो पता चला जी कि लाइन में 18 फ्लाइटें डिले हो गई, क्योंकि हर फ्लाइट डिले हो रही है। उसकी कॉस्ट पीआई के पास ही होता था कि 48 जहाज़ थे एक ज़माने में, एक फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो उन्होंने कहा यार वो लाहौर वाली फ़्लाइट को एक्सटेंड कर दो, पिंडी और पैसेंजर्स वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, या पिंडी वाली फ़्लाइट को लैंड करा दो लाहौर में, वहाँ से उठा लाओ, जद्दा वाली फ़्लाइट को लैंड करा दो बहरीन में, वो वहाँ जहाज़ रुका हुआ है। तो जितना आपका नेटवर्क बड़ा होगा, जितना फ्लीट साइज़ बड़ा होगा, जितना इक्विपमेंट ज़्यादा होगा, आपकी रेगुलरिटी बेहतर रहेगी, पैसेंजर खुश रहेंगे और वो एयरलाइन सर्वाइव कर जाएगी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर योर टाइम। Thank you, sir. ऑलवेज अ Thank you प्लेजर very much. स्पीकिंग टू यू। खुश Thank you रहिए। very much. थैंक यू। Thank you very much.